हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम उसी को पेपर को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर बता दूं कि जो भी जैसे आप जो बीपीएड वाले हैं, चाहे आप जैसे सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड थर्ड की कर रहे हो, ये जो फर्स्ट जो ग्रेड का जो पेपर है, ये वाला जो अपन हल कर रहे हैं, इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इसी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आते हैं। तो इस बहाने आप अपनी स्टडी भी खुद चेक कर सकते हो कि आप कितनी गहराई में ठीक है। आपने चाहे कोचिंग में तैयारी मतलब पूरी तैयारी कर ली हो, कोचिंग अटेंड कर लिया हो, अब घर पे तैयारी कर रहे हो और नोट्स की स्टडी कर रहे हो, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाते हो। बहुत से क्या जो सोचते हो ये तो फर्स्ट ग्रेड का है, अभी तो वैकेंसी बाद में आएगी और देखा जाएगा। तो ये सेकंड पेपर ऐसा है, जीके में जरूर कुछ जो करंट जीके होती है उसमें मतलब तत्काल पर आप तो करंट जीके का भी हो गया, जैसे 24 की मतलब निश्चित रूप से आएगी करंट जीके में। लेकिन ये पेपर का जो प्रारूप है वो मतलब फिक्स रहता है, वो सिलेबस रहता है। लेकिन याद रखिए कि इसके अधिकांश जो क्वेश्चन है उन फर्स्ट और जो सेकंड ग्रेड है और जो ग्रेड थर्ड है उसमें जरूर आएंगे। इस प्रकार से चलते हैं हम आगे। 15 क्वेश्चन तक हो गया। नंबर 16 में 16 क्वेश्चन है, शिविर शिल्प में समाहित है। शिविर जो लगते हैं ना, शिविर शिल्प में समाहित है, समाहित है। तो शिविर शिल्प में देखिए कौन कौन सी चीजें समाहित है। एक पहला है मोटर कौशल, मोटर कौशल। दूसरा इसमें नस्लीय कौशल, नस्लीय कौशल। तीसरा है यांत्रिक कौशल, यांत्रिक कौशल। उनकी की आवाज थोड़ी कम कर दे, मैं आपकी। तो यांत्रिक कौशल और लास्ट वाला है मानसिक कौशल, नंबर 4 में मानसिक कौशल। तो देखिए देखिए आपकी तैयारी कैसी है। तो जिनकी स्टडी अच्छी है वो तुरंत ही उनको उत्तर मिल जाता है कि इसमें से ये राइट होगा। तो इसमें से जो अर्थ निकालो कौन सा होगा, शिविर शिल्प में समाहित है। जहाँ शिविर लगता है यानी कि कहीं जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा कौशल विकसित होता है, यानी इसमें से तो ये कौन सा है, मानसिक कौशल विकसित होता है। तो इसमें ये समाहित है। नंबर 17 में एक संतुलित आहार कैसे बनता है। एक संतुलित आहार कैसे बनता है। ये किसका क्वेश्चन आ गया, ये आ गया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ये जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। एक संतुलित आहार कैसे बनता है, मैं इसके बारे में पहले व्याख्या कर दूं। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स,
विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो संतुलित आहार कहलाता है। एक बार फिर देखना, मेन क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ये ऐसा आहार यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। तो याद रखो, सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद फिर वसा की और फिर प्रोटीन की, फिर इन दोनों का चाहे क्रम ये ऊपर नीचे हो सकते हैं ये, लेकिन ये इस क्रम में बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन को पहले लिखा जाए मतलब वसा को तीसरे स्थान पर। यानी सीधी सी बात है कि अब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं रोजाना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। चाहे आप सामान्य जैसे गेहूं की जो मतलब रोटी खाते हैं, दलिया खाते हैं या जो राइस खाते हैं यानी चावल, तो सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा हमारे को रोजाना जो जरूरत पड़ती है भोजन की वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। चाहे आप फास्ट फूड में कैसा भी कुछ भी ग्रहण करो, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी पेट इससे बढ़ता है। आपने नहीं देखा कई बार जैसे नाश्ता कर लेते हैं फिर भी आज ज्यादा पेट नहीं भरा, तो क्या करते हैं, फिर खाना खाने की आवश्यकता होती है मतलब ये। तो ये तो हम भोजन के रूप में, वसा होता है जो हम जैसे घी मतलब घी लगाकर रोटी खाते हैं यानी घी के रूप में, या जो सब्जी में जो तेल डालते हैं उसके रूप में वसा हमारे को प्राप्त होता है। प्रोटीन चाहे आप जैसे सलाद के रूप में खाने का, देखिए भोजन में रोजाना होने चाहिए। संतुलित आहार वो है कि ये सारे तत्व भोजन में उपस्थित होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो प्रोटीन किससे प्राप्त हो जाता है, प्रोटीन प्राप्त हो जाता है जैसे दालें रहती है छिलके वाली, जो छिलके वाली दालें वो है। इसके अलावा मटर है, पनीर है, जो भी हम सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा जो मतलब कहीं जैसे सलाद रहते हैं तो उसमें ये प्रोटीन उपस्थित होता है। अंडे में तो इसमें मतलब होता ही है ये, पर ये जरूर नहीं कि भाई प्रोटीन की पूर्ति के लिए अंडा ही खाया जाए, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शाकाहारी जीवन भी तो जी रहे व्यक्ति। और ये एक और क्या याद रखें, जितने ज़्यादातर प्रोटीन आहार की जरूरत से ज़्यादा अगर प्रोटीन आहार सेवन करेंगे तो फिर क्या होता है, शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा बनेंगे और वो किडनी को क्या है, हानि पहुंचाते हैं। तो आपने देखा हो ज़्यादातर जो नॉनवेज का जो सेवन करते हैं उनकी ज़्यादातर क्या होता है, या तो नर्व की प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो एक प्रोटीन एक मतलब जितनी आवश्यकता उसी के रूप में ये लिया जाना चाहिए। तो ये ऐसा भोजन है जिसमें ये रोजाना प्राप्त होने चाहिए, क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। तो इस प्रकार से ये है। और जिसमें जो नाम आएगा ना मिनरल्स यानी खनिज लवण, ये हमारे को जो पानी से प्राप्त हो जाते हैं, सब्जियों से प्राप्त हो जाते हैं। और विटामिन जो है ये भी सब्जियों से सलाद के रूप में, इसके रूप में प्राप्त होती है, दूध के रूप में आदि। तो एक संतुलित आहार कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन है। तो पहला है सभी आवश्यक खाद्य तत्वों से मिलकर, सभी आवश्यक खाद्य तत्वों से मिलकर। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर, कार्बोहाइड्रेट एक सामूहिक शब्द है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, इसके अलावा होता है ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। या जो को मतलब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें एक प्रमुख इसका जो घटक होता है, जैसे सामान्य बोलते हैं ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट। गेलेक्टोज ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है सभी। इसके अलावा सुक्रोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है। सामूहिक रूप से इन सबको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में जो सेवन होता है ना वो होता है ग्लूकोज का है। इस प्रकार से
तो ये अलग अलग शर्कराएं। एक और देखो तो लेक्टोज, ये शर्कराएं। तो ये सब क्या होती है? मीठी शर्कराएं होती है, जिनको सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर। इसके बाद इसमें प्रोटीन से मिलकर, और लास्ट में वसा से मिलकर। ये ऑप्शन है। तो इसमें से आपको अच्छी तरह पता लगी गया कौन सा राइट है। देखो, सभी आवश्यक खाद्य तत्वों से मिलकर। तो ये तत्व का मतलब है, अगर इसमें साइंस में जाए तो अलग अर्थ होता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व होते हैं। तत्व परस्पर मिलकर के क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में H2 प्लस O2, ये भी तत्व है हाइड्रोजन, यानी सिंगल जो होते हैं ना वो, ये ऑक्सीजन तत्व है, और इनसे मिलके बनेगा H2O। तो ये क्या है? एक प्रकार से यौगिक है। वे सरलतम द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें इस परिभाषा में नहीं जाएंगे। सभी आवश्यक खाद्य तत्वों से मिलकर के, यानी सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों से मिलकर बनता है। तो इसमें ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलकर बनता है, केवल प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता, वसा से मिलकर नहीं बनता। क्या आगे इसमें सभी जो मैंने भी 5 बताए थे आपको, उन सभी से मिलकर के बना होता है। तो ये बताया वो पता लगेगा ना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में सब तीसरे स्थान पर, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा का ही नंबर होता है, और इसके बाद में फिर खनिज लवण और विटामिन, ऐसे है। तो इस पेपर को जो सोल्व करा है उससे ये ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र सोल्व हो रहा है। बीच में अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी और स्पोर्ट मेडिसिन के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको बिल्कुल अच्छी तरह समझाएंगे। तो आप जुड़े रहें, और कोई जो दूसरे स्टूडेंट है उनको भी बताएं, जो भी बीपीएड कर रहे हैं, इस प्रकार से पेपर सोल्व करा रहे हैं सर। जो जान पहचान के, पर उसमें रेशा थोड़ा कम है। स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब अपने अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो, उनका जगत संख्या देखी जाए ज़्यादा 25 या 30 है, जिसमें मला जाते हैं, पता लग जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। समर ओलंपिक में भारतीय ध्वज वाहक बनने वाली महिला कौन थी? यानी उस समय 22 का पेपर है, तो उस समय जो हुए होंगे मैच, उसके ऊपर था क्वेश्चन। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली महिला, फिर भी इसमें ध्यान रहेगा कि भाई इस टाइप से। तो नंबर 16 में समर ओलंपिक में, समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली प्रथम महिला। उस समय कौन होगी? अगर आप खिलाड़ी हैं तो इनके नाम जानते होंगे बिल्कुल, जैसे पीटी उषा, साइनी अब्राहम विल्सन, अब्राहम विल्सन। तीसरा नाम है साइना नेहवाल। और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी।
इसमें आप ये भी तुरंत, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, खिलाड़ी हो, तो ये पता होना चाहिए कौन किस गेम से संबंधित है। ये भी पता, ये भी अपने आप एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि प्रत्येक का हल करें तो हमारे को तो टाइम लग जाएगा इसमें पेपर सॉल्व में, इसलिए इस पर भी गौर किया करो कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो इसमें कौन सा उत्तर है, उस समय जो मतलब इस 2022 के पहले जो भी ओलंपिक हुए होंगे ना, तो उसमें ये थी ध्वजवाहक महिला साइनी अब्राहम विल्सन। नंबर 17, 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्ति का कौन सा घटक, 5 घटक मॉडल, 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट और स्वभावात्मक, इसमें ऐसा शब्द दिया है ये स्वभावनात्मक आधार, स्वभावनात्मक और स्वभाव अस्थिरता से जुड़ा है, अस्थिरता से जुड़ा है। तो 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट, स्वभावात्मक, अस्थिरता से जुड़ा है। तो इसमें देखिए दिए नंबर 1 में एक्स्ट्रावर्जन, इनका अर्थ भी दिया है हिंदी में बहिर्मुखी, दूसरा दिया है न्यूरोटिसिज्म, यानी इसका मतलब होता है मनोविक्षुब्धता, मनोविक्षुब्धता। न्यूरो आ गया, मतलब इसका मतलब क्या ऐसे होता है, जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व काय से कंट्रोल होता है, मतलब जो नर्व का अर्थ होता है वो मनो से, मनो का मतलब मस्तिष्क से। तीसरा है कर्तव्यनिष्ठा, और 5वां है खुलापन, चौथा है खुलापन। तो देखिए इसमें से 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट, स्वभावात्मक स्थिरता से जुड़ा है। तो इसमें देखिए कौन सा अर्थ निकलेगा। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है वो किसकी होती है, मस्तिष्क की होती है। अब इसमें देखिए मस्तिष्क का नाम कहीं से भी नहीं आ रहा, आपको पता होगा। मनो का मतलब इससे नहीं समझो आप, जैसे न्यूरो का जो अगर पढ़ रहे हो तो जो नर्व सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र, तो नर्व से, तो न्यूरो, अगर उस समय भूल भी गए आप
तो आपको पता लग रहा है मनो, मनो का मतलब होता है मस्तिष्क से, तो कौन सा राइट होगा ये। तो वो से क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार 17 आता है। 17वां क्वेश्चन कितने हो गए थे अपने, 18 इसमें चल रहे हैं अपना ना, 16 17 और 18 हो गया था अपने ना, 5 घटक हो गया। समर वाला कौन सा था, 18वां था ये समर, 18वां, और ये 19वां है ये। तो लास्ट क्वेश्चन एक और करवा देते हैं। तो 20 में देखिए, इसमें दीर्घकालीन व्यायाम, दीर्घकालीन व्यायाम, दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली, हृदय प्रणाली पर पड़ने वाला प्रभाव है। वाला प्रभाव है। तो इसमें दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो पहला है हृदय अतिवृद्धि, अतिवृद्धि। दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, यानी आयतन में, स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, यानी अचानक स्ट्रोक आ जाता है ना, तो उसमें। इसके बाद में रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और उसमें चौथा है उपरोक्त। तो कौन सा राइट है, देखिए दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो इसमें क्या होता है, हृदय अतिवृद्धि, हृदय जो सामान्य छोटा हो जाता है या बोसों का किसी कारणवश सिकुड़ जाता है थोड़ा, तो इसमें क्या हो जाती है, अतिवृद्धि। यहाँ पर बहुत शब्द क्या होते हैं, अवांछित रूप से देते हैं, जबकि अतिवृद्धि का मतलब हृदय का बहुत बड़ा हो जाना है, लेकिन उन पे नहीं चलते हम। देखते हैं हृदय अतिवृद्धि, यानी हृदय का जो आकार बढ़ जाता है थोड़ा। स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, मतलब जो आयतन होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। स्ट्रोक कैसे संबंधित होता है, जैसे मस्तिष्क से संबंधित होता है, मस्तिष्क का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, तो दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली पर पड़ने वाला प्रभाव, तो उसमें क्या होगा, उपरोक्त है, यानी जो लंबे समय तक व्यायाम करते हैं हम, उसका प्रभाव इन सभी पर ही पड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन थे, बाकी कल स्टडी करेंगे।